मैं लोधी हूँ या कोई गुर्जर है, यादव है, XYZ है, वो सब ना बन के सिर्फ और सिर्फ OBC बने और अपने अधिकारों को इस सरकार से ले। जैसी महिलाएं होंगी वैसा ही सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। तो अगर वो महिला हमारे सदन में जाएगी, पार्लियामेंट में जाएगी या विधानसभा में जाएगी, तो निश्चित रूप से सोसाइटी का स्वरूप कुछ और ही होगा। जितने भी आजकल चल रहा है राम राज्य, हम उसका बहुत खुल के विरोध अगर ना भी कर पाए तो कम से कम जो लोग उसको समझते हैं अपने घर में तो उसको लागू करवाएं। मतलब पढ़े लिखे गवाह कह सकते हैं इनको। धार्मिकता जो कट्टरता लाती है और कट्टरता आदमी को आदमी से जुदा करती है। घने बादल छाए राम मंदिर के, उससे छट जाएंगे, हम जीत जाएंगे। अगर हम अपने घर की बच्चियों को, महिलाओं को तैयार नहीं करेंगे तो ये सारी मलाई जो हमने आज मेहनत करके बनाई है और सभी लोगों का जो प्रयासरत है, वो सारी सवर्ण जाति की महिलाएं लेके चली जाएंगी। आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि हम जब एकता की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, तब सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करें और अपने घर की महिलाओं को, पत्नियों को, बच्चियों को इक्वल अधिकार दें। जहां आप बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, वहां कोशिश करें कि अगर बच्ची है तो उसे भी पढ़ने में बाहर भेजें। और अगर आपको लगता है कि बाहर का माहौल असुरक्षित है तो उसे समझाएं कि क्या सही है, क्या गलत है। चार दीवारी में कैद करने से प्रोग्रेस नहीं होगी। आप सोचें कि हम सिर्फ विचारों में या बातों में या मंचों पे से बोलें और परिवर्तन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा जब तक कि हम उस परिवर्तन को, उस विचार को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। और गांधी जी ने कहा है कि शुरुआत हमसे खुद से होती है। अगर आप किसी को मना करना चाहते हैं कि ऐसा आप ना करें, तो सबसे पहले आप उदाहरण आप स्वयं बने। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी भाई हैं, जितने हमारे नेता हैं, वो कोशिश करें कि जितने अच्छे से वो वक्ता है उसका आधा भी अगर अपनी श्रीमती को या बच्ची को सिखाते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन की वो सफलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं महिला पूरा घर संभालती है और सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन होती है। जैसी महिलाएं होंगी वैसा ही सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। क्योंकि पुरुष का एक योगदान सीमित होता है, चाहे वो कितने भी योग्य हों, एक टीवी रिमोट को छोड़ के वो काम करने नहीं जाएंगे। एक निश्चित समय के बाद शायद ये सभी घरों की स्थिति होगी, पर अगर महिला ऐसी है उसका मन नहीं भी होगा तब भी या तो वो कार्य करवाएगी या नहीं करवाएगी तो किसी और से करवाएगी। शायद ही ऐसा कोई घर हो जहाँ कोई भूखे पेट सोता हो, चाहे वो महिला पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, अपने घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो हर हाल में निभाती है। तो अगर वो महिला हमारे सदन में जाएगी, पार्लियामेंट में जाएगी या विधानसभा में जाएगी, तो निश्चित रूप से सोसाइटी का स्वरूप कुछ और ही होगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छी महिलाएं तैयार करें, उनको अपने साथ उठने बैठने योग्य बनाएं। अगर लगता है कि भाई मेरी पत्नी तो मेरी ऐसी शादी करवा दी, वो तो कहीं जाने लायक नहीं, तो आप उसे तैयार करें। क्यों नहीं आप उसे ग्रूम करते हैं? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 बार जाने के बाद शायद आप उतना अच्छा ना सीख पाए जितना जल्दी महिलाएं सीखती हैं। उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको इक्वल अधिकार दें। और उसके साथ ही साथ OBC में आप जितनी भी जातियां आती हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगी आप उन सबको छोड़ के कि भाई ये मैं लोधी हूँ या कोई गुर्जर है, यादव है, XYZ है, वो सब ना बन के सिर्फ और सिर्फ OBC बने और अपने अधिकारों को इस सरकार से लें। और अगर जितना हो सके तो ये जितने भी आजकल चल रहा है राम राज्य, हम उसका बहुत खुल के विरोध अगर ना भी कर पाए तो कम से कम जो लोग उसको समझते हैं अपने घर में तो उसको लागू करवाएं। क्योंकि हमारे देश में 90% लोग एजुकेटेड जो है वो भी मतलब पढ़े लिखे गवाह कह सकते हैं इनको। क्योंकि सिर्फ हम यहाँ पे भारत में जिस तरीके की शिक्षा पद्धति है, हम सिर्फ क्लास पास करने के लिए पढ़ते हैं, ना तो उस पढ़ाई को हम समझ पाते हैं और ना उसको कभी लागू कर पाते हैं। तो लोगों में अभी भी एजुकेशन बहुत निचले लेवल पे है। वो चीज़ों को शायद पढ़ लेते हैं पर समझने में और उसको अपने जीवन में उतारने में बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे में हम कोशिश करें कि अपने घर में इन चीज़ों को समझाएं कि क्यों गलत है और क्यों नहीं करना चाहिए। और जो भेड़ चाल चल रही है उससे हट के कुछ नया प्रयास करें। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षा ही एक ऐसा बाण है जिससे आप इस बुराई को, ये जितना भी अंधकार है उसको चीर कर अगर कुछ उजाला ला सकता है तो निश्चित रूप से शिक्षा ला सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाओं को और बच्चियों को पढ़ाएं। और मैं जितनी भी यहाँ पे महिलाएं अपना घर का काम छोड़ के समय निकाल के आई हैं, मैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं जितने भाई हमारे अपनी पत्नियों को या बच्चियों को नहीं लाए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप चाहे 2 घंटे की जगह आधे घंटे कार्यक्रम अटेंड करें पर सपरिवार करें। मैं चाहता हूँ कि आदमी धार्मिकता के बजाय आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो,
लेकिन आध्यात्मिक नहीं, धार्मिक होता। धार्मिकता जो कट्टरता लाती है, और कट्टरता आदमी को आदमी से जुदा करती है। हम 3000 6000 जातियों में बांट बांट के इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहा हूँ। और ये जो हो रहा है, ओबीसी महासभा कर रही है, मैं उनका बधाई देता हूँ। आपको मैं पिछले हफ्ता राहुल गांधी से मिला, ये भाई साहब लोग भी साथ में थे, उसके पहले मैं मिला, उनको बोला कि भाई जाति व्यवस्था का, क्योंकि ये खुद ब्राह्मण कहे अपने आप का जन्म बता रहे थे ना, तो हमको बताया। तो मैंने बोला ये जाति व्यवस्था है देश की, ब्राह्मण टॉप पे, क्षत्रिय और बनिया, और ये है शूद्र, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, ओबीसी, और ये है आउटकास्ट, दलित, मुसलमान, दलित, ट्राइबल, तो मतलब जोड़ने का काम कर रहा हूँ। कास्ट रिकन्सिलिएशन एंड मन वायलेंस। तो राहुल गांधी बोले कि इनका कैसा होगा? बोले ये जब जुड़ेगा, ये चाहता है कि कभी जुड़े ना, ये चाहता है कि ये कभी जुड़े ना, लेकिन ये जब जुड़ेगा तो सबसे पहले भाग के इधर ही आएगा। तो बोले ये ठीक है, तो आपका मेथड क्या है? तो बोले हम अपने दलित भाइयों के पैर धोते हैं, उनके पैरों का चुम्बन लेते हैं, उनके साथ में खाना खाते हैं, संवाद करते हैं। मैंने ये हमारे काम नहीं है, संगत पंगत का काम किसने चलाया था? सिख धर्म के धर्मगुरु गुरु नानक देव जी ने साझा चूल्हा चलाया, लोग मिलकर खाते थे रोटी। रोटी मिलकर नहीं खाना, यही तो प्रॉब्लम देश का है। इसीलिए ये सब खत्म करने के लिए हमको विद्या मंदिर शुरू करना पड़ेगा। जैसा लक्ष्मण यादव जैसे लोग, जैसे प्रोफेसर रतनलाल जैसे लोग, जो लोगों को पढ़ाए। क्यों ना हम आज इस देश के अंदर कम से कम 100 यूनिवर्सिटी की जरूरत है, 100, और हमारे सारे प्रोफेसर आज खाली, सब लग सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये देश हमारा है, और हम जो देश के मालिक हैं वो चुप बैठे हैं। तो इसलिए हमारे 4 भाई ने गाना लिखा था, मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपरोसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, मंजिल कहां कहां रुकना है ऊपर वाला जाने। अरे जब जब हमने इकट्ठा हुए तब तक हमने रात पर ही पहुंच गए, ऐसा ये लिखता है, और गाना बहुत फेमस हो जाता है। लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है मालूम? क्योंकि वही गाना वाला लिखता है कि मेरा सीना, क्या बोलते, मेरा गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, आवारा हूं, लेकिन गर्दिश में हूं, लेकिन आसमान का तारा हूं। और वो लिखता है कि घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझको किसी से प्यार नहीं, सुनसान नगर, अनजान नगर का वारा हूं, आवारा हूं, गर्दिश में हूं, लेकिन आसमान का तारा हूं। तो हम आसमान के तारे, चमक जो घने बादल छाए राम मंदिर के, उससे छट जाएंगे, हम जीत जाएंगे। जय ज्योति, जय भीम, जय बराबर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।